बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री 10 चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 15 टाइप्स ऑफ सॉल्ट को कंटिन्यू करेंगे। कुछ टाइप्स को हमने कवर कर लिया था, आज हम बाकी की टाइप्स को कवर करेंगे और इस टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज हमारे पास जो पहला सॉल्ट आ रहा है इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है डिफाइन डबल सॉल्ट्स विद एग्जांपल्स। तो डबल सॉल्ट्स हैं, देखते हैं जी। डबल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय टू नॉर्मल सॉल्ट्स। तो नॉर्मल सॉल्ट क्या होते हैं, वो हमने पहली टाइप जो देखी थी नॉर्मल सॉल्ट ही थी, न्यूट्रल सॉल्ट थी। तो डबल सॉल्ट को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, टू नॉर्मल सॉल्ट। देखो नाम से ही जाहिर है डबल सॉल्ट, तो डबल का मतलब यहां पर हमें कुछ लग रहा है कि टू सॉल्ट शायद हमें चाहिए हो। तो एग्जैक्टली वही चीज है कि डबल सॉल्ट को बनाने के लिए हमें टू सॉल्ट ही चाहिए, और वो कौन से सॉल्ट चाहिए, नॉर्मल सॉल्ट चाहिए। ठीक है, अब आपने करना क्या है, उन दोनों नॉर्मल सॉल्ट को लेके कहते हैं व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आप इस चीज को सीख लीजिएगा बड़े अच्छे से, तो आपका ये डबल सॉल्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इक्विमोलर का मतलब पहले देख लीजिए, इक्विमोलर का मतलब है सेम मोल्स। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक डबल सॉल्ट की। जब हम फेरस सल्फेट जो कि एक नॉर्मल सॉल्ट है, अमोनियम सल्फेट जो कि एक नॉर्मल सॉल्ट है, इन दोनों नॉर्मल सॉल्ट को मिलाते हैं तो एक हमारे पास डबल सॉल्ट बनता है, मोहर सॉल्ट। यानी कि इन दोनों सॉल्ट्स को मिलाने से एक बिल्कुल नया सॉल्ट जो इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट है वो बन जाता है, उसको हम कहते हैं मोहर सॉल्ट। अब ये जो मोहर सॉल्ट है ये उस केमिस्ट के नाम से है, मोहर जो था वो केमिस्ट था, उनके नाम से ये सॉल्ट है। तो अब आप देखो कि आपने करना क्या होगा। लाइक हमारे पास जो पहला सॉल्ट था अमोनियम सल्फेट, उसका क्या फॉर्मूला होगा, NH4 ट्वाइस SO4। अमोनियम NH4 अमोनियम ग्रुप है और SO4 सल्फेट ग्रुप है। अगर आप इनका एक मोल का मास बनाना चाहो तो फॉर्मूला से आप बना सकते हो। नाइट्रोजन की मास 14 है, 4 एटम, हाइड्रोजन के 4 आ गए और बाहर 2 है तो 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फर की मास 32 है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है और मास 16 है। इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मास बनती है 132 ग्राम। क्योंकि मैंने ये ग्राम में लिया है तो इसको मैं कहूंगा कि ये अमोनियम सल्फेट के 1 मोल की मास है। तो यहां पर मैंने क्या ले लिया, 1 मोल ऑफ अमोनियम सल्फेट। इसी तरह जब मैं फेरस सल्फेट के फॉर्मूला से उसका मास कैलकुलेट करूंगा तो वो कितना निकलेगा, 152 ग्राम। अब चूंकि ग्राम में है तो ये इसके 1 मोल का मास होगा। अब इन दोनों के इक्विमोलर सॉल्यूशन से क्या मुराद है, ये इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्या मुराद है कि आपने इसका 1 मोल लेना है, उसको 1 लीटर वाटर में ऐड कर दो। ठीक है, और जब आप इसके 1 मोल को या 132 ग्राम को 1 लीटर वाटर में ऐड करोगे, और कौन सा सॉल्यूशन बनाना है, सैचुरेटेड, यानी कि इतनी मिकदार में ये सॉल्ट ऐड हो जाएगा वाटर में कि मजीद सॉल्ट ऐड होने की गुंजाइश नहीं होगी, उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। सेम इसका भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, लेकिन क्या चीज जरूरी है कि दोनों के सेम मोल्स लेने, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल और उसको 1 मोल लेके हमने इनके क्या बना लेने हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमने अब क्या देख लिया कि हमने 2 नॉर्मल सॉल्ट के इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिए। अब जब आपके पास ये दोनों अलग अलग सॉल्यूशन बन जाएंगे तो आपने उन दोनों सॉल्यूशंस को मिला लेना है। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन बनेगा। अब इस एक सॉल्यूशन को आपने क्या करना है, इवेपोरेट करना है, उसमें से जो वाटर होगा उसको निकालना है। तो जब वो वाटर उसमें से निकल जाएगा तो उसके आपके पास जो है क्रिस्टल्स बन जाएंगे, उस सॉल्यूशन के क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल। अब वो जो क्रिस्टल बनेंगे वो उस डबल सॉल्ट के आपके पास क्रिस्टल बनेंगे, और जाहिर है कि वो जो डबल सॉल्ट बनेगा उसको हमने नाम क्या दिया है, मोहर सॉल्ट। इसको दोबारा एक दफा देख लीजिएगा कि आपने 2 नॉर्मल सॉल्ट लेने हैं और उन दोनों नॉर्मल सॉल्ट के इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने हैं, यानी कि इसका भी 1 मोल ले लिया, इसका भी 1 मोल ले लिया, और इन दोनों को इतने पानी में हल करना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। जब दोनों सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाएंगे फिर आपने उसको एक सॉल्यूशन बना लेना है, उन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके। और जब आप उसको मिक्स कर देंगे और जो सॉल्यूशन आएगा उसको आपने इवेपोरेट करना है। जब उसमें से वाटर निकल जाएगा तो क्रिस्टल्स आपके पास जो आएंगे वो डबल सॉल्ट के आएंगे। तो फुल ये डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। कहते हैं द इंडिविजुअल सॉल्ट कंपोनेंट रिटेन देयर प्रॉपर्टी, कि जब ये जो हमारे पास हम नॉर्मल सॉल्ट्स को मिला के डबल सॉल्ट बनाते हैं तो ये जो नॉर्मल सॉल्ट के कंपोनेंट है, यानी कि जो इनके आइंस होंगे वो अपनी प्रॉपर्टी डबल सॉल्ट में जाके भी रिटेन
करते हैं। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। देखो ये हमारे पास एक डबल सॉल्ट जो हमने अभी देखा वो है जिसमें अमोनियम सल्फेट था, फेरस सल्फेट था। अब अमोनियम सल्फेट में कौन कौन से आयन होते हैं, अमोनियम आयन सल्फेट आयन, और फेरस सल्फेट में कौन कौन से आयन होते हैं, फेरस आयन सल्फेट आयन। जब ये डबल सॉल्ट बनेगा तो फॉर्मूला चेंज तो नहीं होगा। जब आप देखोगे इस फॉर्मूला वही दो सॉल्ट हैं और वो अब आपस में उसको हमने एक फॉर्मूला की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको देखो इसमें भी वही सारे आयन्स होंगे चूंकि फॉर्मूला तो चेंज नहीं हुआ। एक्चुअली देखो जब आप ये दो नॉर्मल सॉल्ट को मिला के एक ये डबल सॉल्ट बनाते हो तो जब इसका क्रिस्टल आता है ना, तो जब आप उसके एक क्रिस्टल पर डिफरेंट एनालिसिस करते हो तो आपको उन एनालिसिस से यही बात सामने आती है कि उस एक क्रिस्टल में भी ये सारी चीजें मौजूद होती हैं जो कि वो इंडिविजुअल सॉल्ट के अंदर जो भी आइंस मौजूद थे वही आइंस इस डबल सॉल्ट मौजूद होते हैं। चूंकि सेम आइंस है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताया था कि इंडिविजुअल सॉल्ट जो है कंपोनेंट रिटेन देयर प्रॉपर्टी, वो डबल सॉल्ट के अंदर जाके भी अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं क्योंकि आइंस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता, वही आइंस होते हैं वो डबल सॉल्ट में भी होते हैं। द एन आइंस एंड कैटाइन गिव देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट। अच्छा अब इसका क्या मतलब है, एन आयन और कैटाइन के रिस्पेक्टिव टेस्ट। अब देखो किसी भी सॉल्ट में कौन सा कैट आयन है ये आप डिफरेंट तरह के टेस्ट करके पता चला सकते हो कि उसमें कौन सी मेटल के जो है कैट आयन है, वो आप बड़ी क्लासेस में जाके सीखोगे। और इसी तरह एन आयन के भी टेस्ट होते हैं, जितने भी नेगेटिव आयन्स हैं उनको भी आप बासानी पता चला सकते हो कि गिवन सॉल्ट में कौन सा एन आयन है। तो कहता है कि इन डबल सॉल्ट में जो भी कैट और एन आयन होंगे वो उसी तरह अपने टेस्ट भी देंगे जिससे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकोगे। अब हमारे पास कुछ मजीद एग्जांपल है। पोटैश एलम है, इसमें पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट मौजूद होता है और इसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितनी है जी, 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। यानी कि जब सॉल्यूशन में से हम वाटर को एवापोरेट करते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच रह जाते हैं जिसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी तरह फेरिक एलम है तो उसमें पोटेशियम सल्फेट के साथ साथ कौन सा हमारे पास फेरिक यानी कि आयरन है, तो आयरन सल्फेट उसमें मौजूद होता है। फिर आगे देखते हैं जी मिक्स सॉल्ट। अच्छा मिक्स सॉल्ट देखने से पहले मैं आपको एसिडिक और बेसिक रेडिकल को रिवाइज करवा दूं। देखो ये हमारे पास एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पास। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो होगा क्या, Na और Cl मिलके NaCl बना देंगे और H और OH मिलके वाटर बना देंगे। अब देखो Na किसकी तरफ से आया है, बेस की तरफ से सॉल्ट में आया है तो ये बेसिक रेडिकल होगा। और Cl बड़े गौर से, Cl किसकी तरफ से आया है, एसिड की तरफ से आया है तो ये एसिड रेडिकल होगा। तो सॉल्ट में एक बेसिक रेडिकल होता है और एक एसिड रेडिकल होता है। तो मिक्स सॉल्ट के तो कहते हैं मिक्स सॉल्ट कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिड रेडिकल। तो ये वो सॉल्ट है जिनमें एक से ज्यादा या बेसिक रेडिकल होगा या एसिड रेडिकल होगा। जिस तरह ब्लीचिंग पाउडर है, इसमें आप देख सकते हो CaOCl और Cl। तो इसमें आप देखो Cl और कितने Cl हैं, 2 Cl है, यानी कि इसमें 2 एसिड रेडिकल्स हैं। तो इसी तरह के सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, मिक्स सॉल्ट, जिसमें एक से ज्यादा या बेसिक या एसिड रेडिकल। और हमारी जो एग्जांपल ब्लीचिंग पाउडर जो सॉल्ट था उसमें 2 एसिड रेडिकल मौजूद थे। फिर हमारे पास लास्ट टाइप है इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का ये फॉर्मूला आप अच्छे से देख लो, ये एमसीक्यूज में बोर्ड में आ चुका है। इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नाम सुन लो जी, इसको हम कहते हैं के क्या है, पोटेशियम। आयरन की जगह इसको हम नाम देते हैं फेरोसायानाइड, CN कहते हैं सायानाइड। तो पोटेशियम फेरोसायानाइड ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैं। आप अपनी बड़ी क्लासेस में जाके सेकेंड ईयर में जाके इनको पूरा नाम देने का एक रूल्स है, नॉमेनक्लेचर है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का, वो जाके सीखोगे। अभी सिर्फ डेफिनेशन देख लो, कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑन डिसोसिएशन, डिसोसिएशन किसे कहते हैं, टूटने पर, आयोनाइज होने पर, प्रोवाइड अ सिंपल कैटाइन, या तो सिंपल कैटाइन बनाते हैं एंड अ कॉम्प्लेक्स एनाइन, और साथ में क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स एनाइन, और वॉइस वर्सा। इस बात का उलट, यानी कि सिंपल कैटाइन हो बन सकता है या कॉम्प्लेक्स कैटाइन। अगर कॉम्प्लेक्स कैटाइन बनेगा तो साथ सिंपल एनाइन बन जाएगा, और अगर सिंपल कैटाइन है तो साथ कॉम्प्लेक्स एनाइन बनेगा। अब जिस तरह देखो पोटेशियम फेरोसायनाइड को डिसोसिएट करो तो ये जो 4 है
ये इसकी इस ग्रुप की वैलेंसी बन जाएगी और इस ग्रुप के बाहर कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, वो पोटेशियम की वैलेंसी होगी। तो पोटेशियम +1 और फेरोसाइनाइड -4 ये हो जाएगा। देखो अब इसमें जो कैटाइन है वो तो सादा सा सिंपल सा आइन है, लेकिन जो एनाइन है वो एक कॉम्प्लेक्स सा आपको बड़ा सा फॉर्मूला नजर आ रहा है। तो यही डेफिनेशन थी कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसा सॉल्ट है जिसको आप तोड़ें तो सिंपल कैटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन बने, या बाज दफा ऑपोजिट भी होगा कि कॉम्प्लेक्स कैटाइन और सिंपल एनाइन भी बन सकता है। तो होपफुली ये सारी बात जो है आपको समझ आ गई होगी। ओनली द सिंपल आइंस यील्ड द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर कैटाइन और एनाइन। कहता है कि डिसोसिएशन के दौरान जो सिंपल वाला आइन बनेगा वो ही अपना स्पेसिफिक टेस्ट देगा, जो कॉम्प्लेक्स आइन होगा वो टेस्ट नहीं देगा। पोटेशियम फेरोसाइनाइड गिव्स ऑन आयनाइजेशन अ सिंपल कैटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एन आइन। होपफुली ये तीनों टाइप्स आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। टेक्निकल है थोड़ा, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। और अगर आपने इस चैप्टर का कोई सा भी प्रीवियस लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लेक्चर वाइज सारे लिंक शेयर कर दूंगा, आप आसानी से उन लेक्चर्स को देख सकते हो। और अगर